देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेज, पहले बिल्कुल एक रफ एमएस बना रहा हूँ आपके सामने, और फिर जो है वो मैं आपको असल फॉर्मेट दिखाऊंगा जो मैंने बनाया हुआ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब अ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही डायग्राम बनेगी, मल्टीपल डायग्राम्स बनेंगी। असेस वेदर द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी या एनालिसिस एक्यूरेटली एक्सप्लेन्स। अब ये एक्यूरेटली एक्सप्लेन्स वाली चीज कहाँ पर आएगी? AO3 में, क्योंकि एक्यूरेटली ना, तो इसको मैं यस और नो करूंगा। That the demand for a good will always increase, that the demand for a good will always increase, ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो AO3 में आप टच कर सकते हो। इंक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, कह रहा है जब एक गुड की प्राइस गिरेगी तो डिमांड हमेशा ही बढ़ेगी। क्या ये एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी? तो पहले तो आपको अग्री करना है। तो जो आपको 14 मार्क्स मिलेंगे ना, वो सिर्फ अग्री करने पे मिलेंगे। मतलब आप अपने आंसर को जो स्टार्ट करोगे, पहले एक रफ एमएस बना रहा हूँ जिस तरह आपको पेपर में बनानी चाहिए, और फिर अपना आंसर को स्टार्ट करना चाहिए। प्लान, 20 मार्कर को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर स्टार्टिंग। तो आप जो है वो सबसे पहले जो है वो डिफाइन करोगे आईसी को, और साथ में आईसी की स्लोप बताओगे। फिर जो है उसके बाद आपने डिफाइन करना होगा बजट लाइन को, और फिर बजट लाइन की स्लोप बताओगे। फिर एक आईसी मैप बनाओगे जिसमें आप शो करोगे कि भाई इंडिफरेंस का वगैरह होता क्या है। और फिर एक बजट लाइन का ग्राफ बनाओगे जिसमें आप शो करोगे बजट लाइन होता क्या है। फिर आपको कंबाइन करना होगा बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को, और उनको कंबाइन करके आपको जो है वो कहाँ तक पहुंचना होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक, जहां पर आप वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी शो करोगे। जिधर जो है आप उसको ये शो करोगे, एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा उस पॉइंट पे ऑपरेट करता है जहां पर आईसीएन बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होते हैं। और वो पॉइंट होता है जहां पर आपका MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY। तो आपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर ली। और इसी पैराग्राफ के बाद आपको फौरन ये बताना है कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व्स के ग्राफ्स बनाते हुए हम क्या अजम्पशंस लेते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल बी यूज इन इवैल्यूएशन, क्योंकि आप इन्हीं अजम्पशंस को अपोज करोगे इवैल्यूएशन में। तो अजम्पशंस अगर आपने मिस आउट कर दी ना, तो आप समझो आपके आखिरी के भी 6 मार्क मिस आउट हो गए। क्लियर है ये चीज? अच्छा भाई, अब फिर उसके बाद जो है मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई जो सवाल में स्टेटमेंट लिखी हुई है कि प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स डिमांड विल ऑलवेज इंक्रीज, तो अग्री करूंगा। मैं उसको बोलूंगा हाँ भाई, जब एक गुड की प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा बढ़ती है, बिकॉज दिस इज बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। और इस बेसिक लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू मैं उसको एक बेसिक सा डिमांड कर्व बना के दिखाऊंगा, जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो बेसिक सा एक O लेवल वाला डिमांड का उसको मैं बना के दिखा दूंगा, AS लेवल वाला। फिर उसके बाद मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई सवाल में ये लिखा हुआ है कि प्राइस फॉल होती है तो क्वांटिटी हमेशा बढ़ती है। तो ये वाली जो चीज होती है ना, वो सिर्फ दो गुड्स पे अप्लाई होती है। कौन से दो गुड्स पे अप्लाई होती है? एक तो नॉर्मल गुड पे अप्लाई होता है। पर आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि नॉर्मल गुड्स के केस में अगर प्राइस कम से गिरती है तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ती है। तो ये पूरा सिनेरियो आपको समझाना होगा थ्रू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, जहां पर आप उसकी डेरिवेशन भी दिखा दोगे कि किस तरीके से फ्लैटर डिमांड कर्व बनता है, अगर आपको याद हो। और फिर आप बोलो कि जो दूसरा गुड जहां पर ये अप्लाई होता है वो कौन सा गुड होता है? इंफीरियर गुड, जहां पर आपकी जब प्राइस कम होती है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ती है पर बहुत कम से। इसका मतलब आपका जो डिमांड कर्व बनता है वो स्टीपर बनता है और इन इलास्टिक बनता है। सही है? और ये भी आपने सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट से जो है वो उसको बता दिया विद डेरिवेशन। जैसे ही अपने आपने अपना ये वाला पार्ट पूरा कर लिया, तो आपको जो है वो आपके AO1 और AO2 के मार्क्स मिल जाएंगे। तो दिस इज AO1 प्लस AO2। अब इवैल्यूएशन में जो AO3 होगा ना, वहां पर मैं क्या करूंगा? वहां पर मैं इवैल्यूएशन में जो है वो उसको ये चीज बताऊंगा कि ऊपर जो मैंने आईसी की इतनी सारी अजम्पशंस लिखी हैं उनको अपोज करूंगा। तो इवैल्यूएशन करूंगा पहले इंडिफरेंस कर्व के बारे में कि भाई इंडिफरेंस कर्व रियलिटी में जो है वो प्रेफरेंस को रैंक करना पॉसिबल नहीं होता। फिर आपका जो इंडिफरेंस कर्व अज्यूम कर रहा है कि ऑल दी पॉइंट्स आर सेम और सेम सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, तो ये सब थियोरेटिकली अच्छा लगता है, रियलिटी में अप्लाई नहीं होता। फिर आप ये भी कह सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व अज्यूम करता है कि देयर इज परफेक्ट नॉलेज ऑन पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स व्हिच इज नॉट द रियलिटी। फिर आप ये भी कह सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व अज्यूम करता है कि देयर आर ओनली टू गुड्स, पर आप रियलिटी में तो हमारे पास मल्टीपल गुड्स होते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व ये भी अज्यूम करता है कि जो है हम जो है ना, वी विल ऑलवेज प्रेफर मोर टू लेस। कभी कभार ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। रैशनल कंज्यूमर की अजम्पशन, रैशनल कंज्यूमर की अजम्पशन कि भाई रैशनल कंज्यूमर जो है वो जितनी भी सारी अजम्पशंस हमने यूटिलिटी में पढ़ी थी सबको अपोज कर देंगे, क्योंकि इस थ्योरी में अज्यूम हो रहा है कि कंज्यूमर्स आर रैशनल। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट जो कि मैं बोलने वाला था, मुझे पहले ही अबू बकर ने बता दिया कि भाई इस इवैल्यूएशन में एक और पॉइंट ऐड होगा। और वो कौन सा पॉइंट ऐड होगा मुझे बताओ। मुझे अब तक सिर्फ एक ने आइडेंटिफाई करके चैट पे बताया, बाकी
इवैल्यूएशन में ऐसा मैं और कौन सा पॉइंट ऐड करूंगा जो मेरी सवाल की क्वालिटी को और इवैल्यूएशन की क्वालिटी को बहुत बढ़ा देगा। सही है, सिबरा आपने भी आइडेंटिफाई कर लिया, और बिलाल ने भी आइडेंटिफाई कर लिया, मंसूर ने भी आइडेंटिफाई कर लिया, हसन नहीं बेटा कुछ और, उजैर बेटे की ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और सोचो जरा, सोचो बेटा, दिमाग लड़ा। जोएब ने भी सही बता दिया, और सोचोगे बेटा, सोचोगे तो दिमाग चलेगा। सारिया ने भी सही बता दिया। जिन्होंने अब तक नहीं बताया, सोचो क्या होगा ऐसा। ऐसी क्या चीज में मिस आउट। सवाल वापस पढ़ो। इसने बहुत अजीब सी स्टेटमेंट लिखी हुई है ऑलवेज वाले वर्ड पे, और देखो एक्यूरेटली एक्सप्लेन वाला ना पार्ट मैंने कवर कर लिया। ऑलवेज इंक्रीज वाली बात मुझे कवर करनी है, जो कि आधे से ज्यादा ने मुझे बता दी है। ऑलवेज, क्या हमेशा डिमांड बढ़ती है प्राइस के गिरने से? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट शिजा बेटा, ये तो पूछ रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन व्हाट। अब्दुल्ला ने सही बोला, और हुसैन ने सही बोला, तो अब देखो, अब आपने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया। नहीं भाई, हमेशा डिमांड नहीं बढ़ती। कभी कभार प्राइस के फॉल होने से क्वांटिटी कम भी हो जाती है। कौन से गुड्स होते हैं वो जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता? किसकी बात करेंगे? गिवन गुड्स की बात करेंगे। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द गुड्स, सही है। काइंड ऑफ सही है, पर आपको स्पेसिफिकली बताना है कि कौन से गुड की आप बात कर रहे हो। सही है, वो मेरे और आपको ना स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। तो ये मेरा पूरा 20 मार्कर का ये फॉर्मेट है। अब अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं, तो क्या डिटेल होगी? सबसे पहले आईसी को डिफाइन करा। अब ये वही फॉर्मेट है जो हमने नवंबर 23 का क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था। वही पूरा फॉर्मेट है, फर्क किया है खाली इवैल्यूएशन में एक चीज ऐड हो रही है गिफिन की, बाकी तो सब सेम है। कुछ भी नया नहीं करा मैंने। थोड़ी बहुत सवाल की वर्डिंग चेंज करोगे आंसर लिखते हुए कि हाँ भाई ये ऑलवेज वाली बात करी है, वगैरह वगैरह वगैरह। सही है, तो सवाल को टच करते रहा करो बार बार आंसर में। डिफाइन आईसी, स्लोप ऑफ आईसी, आईसी मैप, बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन ग्राफ, तो ये दोनों ग्राफ बनाए। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अजम्पशंस बताई आईसी की, जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में भी देख ली थी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये भी लास्ट क्लास में देख लिया था। डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, ये सारी बातें बताई थी। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिफाइन करा था। सही है, ऑब्वियस सी बात है, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप डायरेक्ट नहीं बताओगे, पहले डिफाइन करोगे। मैंने फॉर्मेट में ये चीज मेंशन नहीं करी थी, पर ये याद रखना कि अगर आप इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर रहे हो ग्राफ्स, तो पहले ऑब्वियसली आप उसको डिफाइन करोगे। फिर उसके बाद जो है मैंने एक बेसिक डिमांड कर्व बना दिया, जो कि मैंने बोला था। फिर मैंने इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ नॉर्मल गुड बताया, जिधर मैंने एक फ्लैटर डिमांड कर्व बना दिया। फिर मैंने जो है वो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर एन इंफीरियर गुड बनाया, जहां पर मैंने स्टीपर डिमांड कर्व बनाया। फिर उसके बाद जो है मैंने वैल्यूएशन कंक्लूजन आपको समझा दी ऑलरेडी, और जो लास्ट क्लास में हमने लिखी थी ना, उसी में थोड़ा बहुत ऐड हो जाएगा गिफन वाली बात। अब क्या गिफन का डायग्राम बनाना है, या मैं सिर्फ थ्योरेटिकली बता दूंगा उसको? गिफन का ग्राफ बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? 40 मिनट का आंसर है, ये दिमाग में रखना। रियलिस्टिक बात करना। डिपेंड्स ऑन टाइम, बिल्कुल बहुत, देखो बहुत अच्छा आंसर है। डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। असूलन तो नहीं बनाना चाहिए। सही है, असूलन तो नहीं बनाना चाहिए। सही है, अगर टाइम है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने आंसर पे, आपको लगता है आप थ्योरेटिकली नहीं समझा पाओगे, फिर बनाओ। पर मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूंगा ऐसे केसेस में, वैल्यूएशन में खास करके आप डायग्राम बना रहे हो तो। बिल्कुल, जब आप आईसी की अजम्पशंस बताओगे ना, तो आईसी की अजम्पशंस में आपको रैशनल कंज्यूमर के बारे में बताना होगा, क्योंकि अगर आप देखो, आप जो पॉइंट इवैल्यूएशन पे लिख रहे हो ना, वो ऊपर आपको अजम्पशन में बताना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, योर इवैल्यूएशन शुड बी स्पेसिफिक। इफ इट इज नॉट स्पेसिफिक, तो वो आपके मार्क्स काटेगा। सही है, तो इट शुड बी स्पेसिफिक। तो अगर आपने ऊपर कोई अजम्पशन लिखी है, आप उसी को ही अपोज करोगे, रैंडम कोई पॉइंट अपोज नहीं करोगे। इसमें आप आंसर वैसे ही एंड करोगे, इन ऑर्डर टू कंक्लूड, वही वाले कंक्लूजन को यूज कर लेना जो हमने उस सवाल में देखा था। और आप बोलो नहीं भाई एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं करता। और अगर गिफिन वाली बात को हम कंसिडर कर भी लेना, उसके बाद भी तुम बोलोगे थ्योरी में अजम्पशंस इतनी है कि बेकार है ये, बस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इवन नाउ आई सी डायग्राम टेक अ फ्यू मिनट्स टू मेक फर्दर प्रैक्टिस वी नीड। बिल्कुल, आप, मैं तभी कहता हूँ कि आप जो है ना वो लेक्चर लाजमी कॉपी करो नोटबुक में। और जो बच्चे आईपैड पे काम करते हैं ना, मैं आईपैड पे काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे पेपर नहीं देना जाके, आप लोगों को पेपर देना है। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता एक A2 के स्टूडेंट को कि वो आईपैड पे काम करे, क्योंकि पेपर और पेंसिल स्केल से डायग्राम बनाना, और देखो लिखना सही है, आंसर लिख रहे हो ठीक है, बट डायग्राम जो आप बना रहे हो ना, वो एटलीस्ट आप
पेपर पे बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, फिर ये चीज तो ये अवॉइड करो जरा डायग्राम, अगर आप उस आपको आदत हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। सही है, अब मैं जब पेपर पे बनाता हूँ ना डायग्राम, मैं मुझे बहुत मसला होता है, मुझे आदत हो गई है सीधी लाइनों की। अब अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम डायग्राम पे लगना चाहिए ये अब डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब जैसे 40 मिनट का अगर सवाल है, तो उस 40 मिनट के सवाल में तुम्हें हर चीज करनी है, डायग्राम भी बनानी है, फॉर्मेट भी बनाना है, आंसर भी लिखना है। अब जाहिर है मैं अगर आपको अपना आंसर दिखाऊंगा तो आप मेरा आंसर देख के ये नहीं सोचना कि भाई मुझे भी एग्जैक्टली यही लिखना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जाम कंडीशंस और सारी चीजें अलग होती हैं, तो आपके आंसर की क्वालिटी थोड़ी बहुत कम होगी मुझसे जो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि वो एक प्रॉपर टाइम लेके लिखा गया है, आपको 40 मिनट में लिखना है। तो वो टाइम्ड करके जब आप एक चीज लिखते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर है क्या। अगर आप घर पे बैठ के अभी 2 घंटे में आंसर लिख रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पेपर में भी यही आंसर लिख के आऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप वही आंसर को 40 मिनट टाइम करके लिखोगे ना, फिर आपको पता चलेगा मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और टेस्ट का पूरा पॉइंट ही ये होता है, तभी मैंने यूटिलिटी का पहला टेस्ट आपको बोला है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप टाइम पे कितना कर पा रहे हो। सही है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसका भी फॉर्मेट आपने अभी बनाना है, और फिर मैं डिस्कस करूंगा जी। इसका फॉर्मेट बनाओ जरा, 5 मिनट में इसके लिए भी आपको दे रहा हूँ। इसका फॉर्मेट बनाओ। अब ये जो क्वेश्चन है, असेस वेदर indifference curves can be used to analyze the effects of a fall in price of a good on demand for both a normal good and a given good। जो अभी हमने पिछले दो सवाल अब तक देखे हैं, एक नवंबर 23 का और एक अब जो हमने सवाल देखा, उसमें जो AO1 और AO2 था, ऐसी क्या चीज मैं चेंज करूंगा उसमें, मुझे खाली ये बताओ। क्या कुछ चेंज आएगा? और चेंज आएगा तो क्या आएगा? ऐसी कौन सी चीज जो है जो हम चेंज करेंगे? बिल्कुल, देखो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है कि मेरे पूरे आंसर में जो ये वाला क्वेश्चन है, इस पूरे आंसर में जो अभी हमने ऊपर जो हमने अभी एक सवाल करा था, सॉरी ये गलत वाली फाइल खोल ली। एक मिनट। अच्छा, जो पूरा अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, ये वाला, इस क्वेश्चन में हमने जो है ना अभी जो ऊपर करा है, इस सवाल में सिर्फ ये वाला जो पेज है ना, ये पूरा माइनस हो जाएगा। ये वाला पेज पूरा माइनस हो जाएगा और इस पेज की जगह पे गिवन आ जाएगा बस। पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, वही मैं आईसी को डिफाइन करूंगा, बजट लाइन को डिफाइन करूंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आईसी की असम्पशंस, फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताऊंगा, उस लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताऊंगा, फिर इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नॉर्मल गुड का बताऊंगा। फिर मुझे गिवन गुड की इन्फॉर्मेशन देनी है अच्छी खासी। मुझे गिवन गुड का न्यूमेरिकल एग्जांपल देना है, गिवन गुड की डेफिनेशन देनी है, बताना है कि यहाँ पर किस तरह लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। और फिर मैं प्राइस फॉल का गिवन गुड का डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं इवैल्यूएशन पे आऊंगा। मेरी इवैल्यूएशन में ऐसा क्या चेंज होगा, मेरी इवैल्यूएशन में ऐसा क्या चेंज होगा इस सवाल में। किधर गया सवाल, एक तो बार बार हो जाता है यार। इस सवाल में क्या चेंज होगा इवैल्यूएशन में, जो पिछले सवाल में भी हमने करा था। पिछले सवाल में हमने इवैल्यूएशन में गिवन गुड मेंशन करा था, बाकी तो सब सेम था। मतलब मैंने आईसी की बुराइयां बताई, मैंने assumptions को अपोज करके इवैल्यूएशन करी, हर चीज करी। मैंने सिर्फ गिवन वहां पर मेंशन किया था। तो इस सवाल की इवैल्यूएशन में बस गिवन को मेंशन नहीं करना है, और बाकी वही रैंडम आपको आईसी की इवैल्यूएशन करनी है और फिर कंक्लूजन लिखना है। सही है। समझ आया? अब देखो टोटल हमने ना 3 क्वेश्चंस देख लिए। टोटल हमने जो है वो 3 क्वेश्चंस देख लिए इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन के। अब आपको करना क्या है, जरा सुनना गौर से, मैं आपको समझा रहा हूँ फॉर्मेटिंग कैसे होगी। अब आपने जो है ना वो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपने जो है वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो हमने पहला वाला किया था, ये वाला क्वेश्चन जो नवंबर 23 का था, पेपर 4 वेरिएंट 2, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन। देखो तरीका क्या होता है ए लेवल पढ़ने का। ए लेवल जब आप पढ़ते हो ना, ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपको बता रहा हूँ, देखो ओ लेवल जो था ना, वो ऑर्डिनरी लेवल था। ऑर्डिनरी लेवल का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी लेवल में ये होता है कि आप जो है ना वो एक टॉपिक पढ़ के उसके 100 सवाल कर लो, और वो 100 सवाल जब आप कर लोगे ना, तो टॉपिक आपको याद हो जाएगा और सिमिलर चीज आना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं मैथ में हमेशा बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ, ओ लेवल जो मैथ है ना, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर आपने उसके 200 सवाल कर लिया ना, आपको टॉपिक याद हो जाएगा। पर ए लेवल मैथ में ऐसा नहीं होता। ए लेवल मैथ में आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसके 100 सवाल कर लिए, जो पेपर में एक और सवाल आएगा ना, वो अलग ही होगा बाकी 100 सवालों से। इसका मतलब आपके क्या स्ट्रांग होने चाहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए।
अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मैं इकोनॉमिक्स में A2 में हर टॉपिक के 15-20 सवाल देख लूंगा पुराने पुराने और मेरे को सब याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको सिर्फ लेटेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर रहना है, 2023 एंड 2024, क्योंकि 2023 से मेरा फॉर्मेट ही डिफरेंट था। तो आपको 2023 से पहले वाले सवालों को टच करना ही नहीं है। हाँ, आप 25 मार्क वाले क्वेश्चन जो 2023 से पहले ना एक 25 मार्क का सवाल आया करता था, उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो कि हाँ वो कहीं ना कहीं 21 के पेपर में आ जाएंगे। पर जो 12 और 13 वाले सवाल है और वो सारे सवालों को तो आपको इग्नोर करना है। डेटा रिस्पॉन्स भी आप टच कर सकते हो। आपका जो मेन मोटिव है ना वो ये है कि आपको 2023 एंड 2024 के ऑल वेरिएंट्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हर टॉपिक के साथ। मैं आपको जितने भी सवाल कराऊंगा ना, मेजोरिटी वो 2023 के ही होंगे। मेरी ये आदत नहीं है कि मैं हर टॉपिक के बाद 20 सवाल कराऊं, ऐसा नहीं होता। इस तरह अगर आप पढ़ोगे ना, आप कंफ्यूज होगे, अपने लिए चीज़ों को मुश्किल करोगे। कीप इट सिंपल। और ये हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। इवन मैथ के लिए अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक टॉपिक पढ़ के उसके ना 100 सवाल कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। आपके कॉन्सेप्ट पक्के होंगे नहीं होंगे, आप नहीं कर पाओगे, सही है। तो ये चीज अब पढ़ने का तरीका होता है, स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग ये होता है। तो मैं जो है ना वो आईसी और बजट लाइन का एक क्वेश्चन इतने अच्छे से अटेम्प्ट कर लूंगा कि बस मुझे एक और सवाल करने की जरूरत पड़ेगी और फिर मैं सिर्फ कंटेंट याद करूंगा और मैं हर सवाल पे उसको अप्लाई कर लूँ। ये तरीका होता है। यूटिलिटी का भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन लिखवाया। अब जितने भी तरह के सवाल आ जाए, मेरे कॉन्सेप्ट इतने पक्के होने चाहिए कि अगर सवाल थोड़ा सा ट्वीक होके भी आ जाएगा ना तो मैं चीज कर लूंगा, सही है। इस तरीके से होता है। अब मैं क्या करूंगा, आईसी बजट लाइन का एक आंसर लिखूंगा। कैसे लिखूंगा आंसर? मैं सबसे पहले आईसी को डिफाइन करूंगा, स्लोप बताऊंगा। आईसी मैप का ग्राफ नहीं बनाना अभी। बजट लाइन को डिफाइन करा, स्लोप ऑफ बजट लाइन ग्राफ अभी नहीं बनाना। फिर आपने जो है वो आईसी की असम्पशंस बताई, फिर आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताया। जब ये सब आप थियोरेटिकली बता दोगे ना, फिर आप ग्राफ्स बनाओ। फिर आप ग्राफ्स बनाओ। और फिर ग्राफ्स बनाते हुए ना जो अपना आप ऊपर कंटेंट लिखा है, उस कंटेंट को फिगर्स के साथ लिंक कर दोगे। भाई ये फिगर 1 का था, ये फिगर 2 का था, ये फिगर 3 का था, ये फिगर 4 का था, सही है। फिर उसके बाद आपने ना जितनी भी डायग्राम्स बननी है ना आंसर में, वो आपने और भी बना ली। जैसे आपने ये भी बना लिया, फिर आपने ये भी बना लिया, फिर आपने ये भी बना लिया। मतलब टोटल इस आंसर में 5 ग्राफ्स हैं। तो आपने AO1 के बाद अपने पांचों ग्राफ्स एक साथ बनाए और उन पांचों ग्राफ्स को आपने बना लिया ना। अब आपका जो होगा ना सेगमेंट, वो क्या होगा कि अब आप लिखोगे और कनेक्ट करोगे। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताया, उसको आपने अपनी डिमांड कर्व वाली डायग्राम से लिंक कर दिया। फिर आपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक ही बार समझाना है, नॉर्मल गुड का भी, इंफीरियर गुड का भी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सबका सेम होता है। तो डायग्राम 4 एंड 5 रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक ही बार में समझाओ। फिर इनकम इफेक्ट नॉर्मल का अलग समझाओ, इनकम इफेक्ट इंफीरियर का अलग समझाओ। फिर डिमांड कर्व की डेरिवेशन नॉर्मल की अलग समझाओ, इंफीरियर की अलग समझाओ। दोनों के डिमांड कर्व को कंपेयर करो, बोलो एक में फ्लैटर होता है, एक में स्टीपर होता है। ये सब कंपैरिजन हो गया। फिर आप अपनी वैल्यूएशन पे आओगे। जितने पैराग्राफ्स बनाओगे उतना इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आप लोग के आंसर्स पढ़े थे यूटिलिटी वाला, और उसमें मैंने चीज नोटिस करी है कि आप लोग पैराग्राफिंग अगर कर भी रहे हो तो लाइन नहीं छोड़ रहे। पूरी लाइन छोड़नी है। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब है पूरी लाइन छोड़नी है। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि तुम जो है वो एक सेंटेंस को आपने जो है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर खत्म करा और फिर आपने डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको पूरी एक लाइन छोड़नी है और वो लाइन छोड़ के आपका नया पैराग्राफ शुरू। इवन योर इवेल्युएशन शुड बी इन 4 पैराग्राफ्स, क्योंकि 3 पॉइंट्स आपके इवेल्युएशन के होंगे और एक पॉइंट आपका कंक्लूजन का होगा। कुछ बच्चों ने इवेल्युएशन भी पूरी एक पैराग्राफ में कर दी है। जब ये चीजें पेपर में देखी जाती है ना, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली फिर चेक होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉइंट्स तो मिल नहीं रहे। पागलों की तरह एक बंदा देख रहा है, पॉइंट्स ढूंढ रहा है। मैं अपनी इतनी ख्वारी थोड़ी करूंगा आपके पॉइंट ढूंढने की। क्या पता मेरे से कोई पॉइंट मिस आउट हो जाए, होता है भाई। रीचेकिंग का कॉन्सेप्ट किया यही तो है, सही है। एक पैराग्राफ में भले 2 लाइनें भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितने भी पैराग्राफ बनाओ उतना कम है। इतनी पैराग्राफिंग करोगे आपका आंसर इतना साफ लगेगा कि भाई अब लॉजिकल पैराग्राफिंग होगी ना। जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का एक पैराग्राफ है, इनकम इफेक्ट का एक पैराग्राफ, इनकम इफेक्ट का दूसरा पैराग्राफ, डिमांड कर्व डेरिवेशन का एक पैराग्राफ, हर चीज का एक पैराग्राफ, इवैल्यूएशन के 3 पॉइंट्स उसका अलग अलग पैराग्राफ, फिर एक कंक्लूजन का अलग पैराग्राफ। प्रॉपर पैराग्राफिंग होगी, लाइंस छोड़ छोड़ के होगी, तब जाके आपका जो है वो हो गया। क्लियर है ये चीज? तो ये आंसर आप अटेम्प्ट करोगे। आईसीएन बजट लाइन के शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैं क्लास में नहीं कराऊंगा। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और आप जो है वो मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे तक इसको सबमिट करोगे। नेक्स्ट ट्यूसडे, टुडे इज मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ। 8 दिन है आपके पास। आप फाइल यूज करो आईसीएन बजट लाइन की। आप जो है मैं अपना आंसर आपसे शेयर करूंगा, वो आप रेयान से ले सकते हो, उसको यूज करो, सही है, उसको यूज करो। इसका फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे भेज चुका हूँ, सही है। तो ये फॉर्मेट आपके पास ऑलरेडी है। तो फाइल्स आपको रेयान देगा।
आंसर आपको वो शेयर कर देगा, तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और नेक्स्ट ट्यूसडे आपको जो है ना वो सबमिट करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो आईसीएन बजट लाइन के ना, वो मैं खुद लिख के आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। मैं क्लास में नहीं करूंगा, उसमें बहुत लंबी हो जाती है। मैं खुद बैठ के लिख लूंगा ना, मैं जल्दी कर लूंगा। मैं क्लास में लिखता हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है। सही है, सोच सोच के लिखता हूँ ना मैं जल्दी लिख लूंगा जब खुद लिखूंगा। क्लियर है, तो मैं आपको वो डायरेक्ट भेज दूंगा, पर ये क्वेश्चन उससे पहले आप अटेम्प्ट करोगे, मुझे देखना है आप ये किस तरह अटेम्प्ट करते हो। यूटिलिटी वाले आंसर्स मैंने चेक कर लिए हैं। मार्क्स देख, अपने मार्क्स के साथ मुझे अपना आंसर भेजो, ताकि मैं आपको फीडबैक दे दूं मैंने कहाँ मार्क्स काटे हैं आपके। सही है। और कोई सवाल है तो पूछ लो। टेस्ट आपका जो है वो थर्सडे को है यूटिलिटी का। एमसीक्यूज भी होंगे और 20 मार्कर भी होगा। मैं आपको ग्रुप पे भी मैसेज चला रहा हूँ अभी रिमाइंडर के तौर पे, तो काइंडली वो थोड़ा सही से अपडेट कर लेना। यूटिलिटी तो बहुत पक्का होना चाहिए आप। ठीक है। और कोई सवाल है तो पूछ लो।